इटली विवाद। इटली के व्यापारिक जहाज ने जिस पर नौसेना कमांडो तैनात थे, वे दो निर्दोष भारतीय मछुआरे को उन्हें जलदस्यु मानते हुए गोली मारकर हत्या कर दिया। एनरिक लेक्सिया नाम के इस जहाज को भारतीय नौसेना के द्वारा रोका गया तथा दोनों कमांडों को भारतीय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया गया। वर्ष 2013 के प्रारंभ में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह आवेदन किया कि उन्हें पैरोल पर इटली जाने दिया जाए ताकि वो वहां आम चुनाव में अपना मतदान कर सकें। भारत में इटली के राजदूत ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं हस्ताक्षरित एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने यह प्रतिबद्धता दिखाई कि कमांडोज न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अवश्य वापस लौट आएंगे। हालांकि उनके इटली पहुंचने पर परिस्थितियां बदल गईं और इटली की सरकार ने उन्हें भारत भेजने पर मना कर दिया। वियना कन्वेंशन के अनुसार ऐसे अमानत में कयानत पर इटली के राजदूत के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। न्यायालय ने कहा, चूंकि स्वयं राजदूत ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए, अतः स्वयं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी। अतः वियना कन्वेंशन में प्राप्त न्यायिक उन्मुक्ति का उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अतः राजदूत के विरुद्ध विधिक कार्रवाई हुई, जिसके बाद इटली की सरकार इन दो नौसेना कमांडो को भारत भेजने के लिए विवश हो गया। इस प्रकार वियना कन्वेंशन की पवित्रता भी बनी रही और भारतीय विधि की संप्रभुता इटली पर प्रभावी हो गई। पद्म अलंकरण विवाद। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरणों की स्थापना की, जिन्हें पद्म पुरस्कार कहते हैं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: ए. भारत रत्न, बी. पद्म विभूषण, सी. पद्म भूषण, डी. पद्मश्री। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उसने पद्म अलंकरणों को स्थगित कर दिया, क्योंकि उस समय तक यह पुरस्कार अत्यधिक विवादास्पद हो चुके थे। ऐसे आरोप थे कि राजनीतिक आधारों पर प्रदान किए जाते हैं और इनका दुरुपयोग होता है। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी, तब उन्होंने पुनः पद्म अलंकरण प्रारंभ कर दिए। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की गई। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। इसमें यह कहा गया था कि पद्म अलंकरण समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 18 का अतिक्रमण करते हैं, जिसमें उपाधियों के अंत घोषित किया गया है। अतः न सिर्फ इनका राजनीतिक दुरुपयोग होता है,
बल्कि यह विवादास्पद भी हैं और असंवैधानिक भी हैं। अतः पद्म पुरस्कारों को बंद कर देना चाहिए। न्यायालय ने 1996 में यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 18 ब्रिटिश द्वारा भेदभाव परख कर उपाधियों को प्रतिबंधित करता है। उदाहरण के लिए OBE नाइटहुड, खान बहादुर, साहब बहादुर इत्यादि शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां विधिक हैं और व्यक्ति के नाम के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सैन्य उपाधियां कैप्टन, कर्नल, विग कमांडर इत्यादि। शैक्षणिक उपाधियां डॉक्टर, आचार्य, शास्त्री, आलिम इत्यादि। पद्मालंकरण सम्मान है, उपाधि नहीं। अतः अनुच्छेद 18 यह समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती। सरकार को यह अधिकार है कि वह भारत के नागरिकों की ओर से उत्कृष्टता प्राप्त व्यक्तियों का सम्मान कर सकती है। अतः पद्म पुरस्कार जारी रखे जा सकते हैं। चूंकि यह उपाधि नहीं है, इसे प्राप्तकर्ता के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई पद्म अलंकरण नियमावली के विरुद्ध कार्य करता है तो सरकार प्राप्तकर्ता से यह वापस भी ले सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में तथा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिव की सहायता से प्राप्तकर्ताओं के नाम का चयन होना चाहिए। पुनः वर्ष 2011-12 में पद्म अंकलन नियमावली में संशोधन किया गया। भारत रत्न के लिए एक अन्य श्रेणी खिलाड़ी वर्ग भी जोड़ दिया गया। ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को भी भारत रत्न दिया जा सके। जैसे कि माना जाता है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद तथा क्रिकेट के खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार के लिए गंभीरता पूर्वक विचाराधीन हैं। आरक्षण बनाम समानता का अधिकार। OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेज, SC शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, SC जातियां 1221, 1221, ST जातियां 654, OBC जातियां हर राज्य का अलग अलग। आज़ादी के समय घोषित किया गया आरक्षण। SC 15%, ST 7.5%, टोटल 22.5%। अतः आज़ादी के समय टोटल 22.5% आरक्षण और मात्र 10 वर्ष के लिए घोषित किया गया था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST को किसी भी प्रकार के आरक्षण देने का विरोध किया था, बल्कि वो चाहते थे कि इन समुदायों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। चर्चा के दौरान इस पर सहमति बनी कि समाज के वंचित वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि सरकारी सेवाओं में और प्रशासनिक पदों पर उनको मिलने वाला आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति सुदृढ़ करेगा तथा
1950 में 10 वर्षों के लिए अर्थात 1960 तक संघ की सेवाओं में निम्नलिखित आरक्षण प्रदान किया गया। एससी 15%, एसटी 7.5%, टोटल 22.5%। आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है जो राज्य द्वारा सकारात्मक दृष्टि से लिया गया है। यह समानता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं है और न ही यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है, क्योंकि केवल समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो सकता था और असमान के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। असमान व्यक्तियों को न सिर्फ असमान व्यवहार करना चाहिए बल्कि उनके साथ असमान व्यवस्था अपनानी चाहिए। सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 में न्यायालय ने कहा कि असमान लोगों को असमान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार ओंकार लाल बजाज बनाम भारत संघ 2003 मामले में न्यायालय ने कहा, असमान के साथ समान व्यवहार करना कुछ और नहीं असमानता ही है। दोनों श्रेणियों को जो वंचित या अन्य हैं एक समान मान लेना मनमाना पूर्ण और अनौचित्यपूर्ण है, बल्कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जहाँ तक अनुच्छेद 14 और समानता के मौलिक अधिकार का प्रश्न है, ये बहुत सकारात्मक सोच है। अवैधता में कोई समानता का दावा नहीं कर सकता। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1993 में न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद 14 को राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में देखना चाहिए, अर्थात सामाजिक और आर्थिक सुधार के उपाय। पुनः आंध्र प्रदेश सरकार बनाम महर्षि पब्लिशर 2003 मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि अनुच्छेद 14 उन व्यक्तियों को समान व्यवहार का अधिकार देती है जो समान रूप से स्थित हैं। अतः अनुच्छेद 14 और समानता के व्यवहार का स्रोत सर्वप्रथम अमेरिकन और आयरिश संविधान में मिश्रित किया गया था। यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना परिस्थिति और अवसर की समानता की उद्घोषणा करती है। यह अनुच्छेद और मौलिक अधिकारों का यह वर्ग इसी सिद्धांत को प्रभाव देता है। दूसरे शब्दों में समानता की मांग भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई है। भारतीय वे अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करना चाहते थे जो ब्रिटिश शासकों द्वारा व्यवहार में भारत में लाए जाते थे और नागरिक अधिकारों के प्रति उनकी इच्छा भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना 1885 में स्पष्ट हो जाती है। तदुपरांत मोतीलाल प्रतिवेदन 1928, कराची संकल्प मार्च 1931 ने इसकी पुनः स्थापना की कि समान अधिकार को वंचित और समर्थ वर्गों के संदर्भ में देखना चाहिए। अतः तेज बहादुर सप्रू प्रतिवेदन 1947 ने भी यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अतः 1950 में SC/ST को समानता के मौलिक अधिकार का संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। OBC आरक्षण
विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए जीएस और सीसेट के सभी पार्ट बारी बारी से पेश करूंगा और सभी हैंडराइटिंग नोट्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक हैं। ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण पर कोई विवाद और द्वंद्व नहीं था और यह समाज के सभी वर्गों को स्वीकार भी हो गया। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई कि एससी एसटी के अतिरिक्त ओबीसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है, जिसके लिए केवल 2 आधार हैं। अनुच्छेद 15 के चौथे खंड में यह व्यवस्था की गई कि एससी एसटी के अतिरिक्त ओबीसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है, जिसके लिए केवल 2 आधार है। पहला सामाजिक पिछड़ापन, दूसरा शैक्षणिक पिछड़ापन। ओबीसी की पहचान करने के लिए और उनके लिए मानक निर्धारण करने हेतु पंडित नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेकर आयोग बनाया, जिसे ओबीसी पर गठित पहला आयोग माना जाता है। 1955 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसे तत्काल अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि इसमें एकमात्र जाति को ही ओबीसी को आधार बनाया गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद से ओबीसी पर दूसरा आयोग बनाया गया, जिसके लिए 1 जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उद्घोषणा जारी की। आयोग का गठन बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में, जो बिहार के प्रख्यात सांसद थे, बनाया गया। आयोग के अन्य सदस्य थे न्यायमूर्ति RR भोला, श्री LR नायक, दीवान मोहनलाल, MN श्रीनिवास, राय वर्मा। 31 दिसंबर 1980 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो अप्रैल 1982 में संसद में प्रस्तुत हुआ। इसे पुनः अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि इसमें भी 3743 जातियों को ओबीसी एकमात्र जाति के आधार पर घोषित कर दिया। 1989 में राजनीतिक विवशताओं के कारण श्री VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को शब्दतः लागू कर दिया। परिणामतः समूचे भारत में भारी विरोध और आक्रोश उत्पन्न हो गई, क्योंकि संघ की सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत लगभग 80 तक पहुंच गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने, जिसे मंडल आयोग निर्णय कहते हैं, कहा कि आरक्षण की नीति अपने आप में संविधान विरुद्ध नहीं है और न ही ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह उसे सुदृढ़ करने का संयंत्र है। ओबीसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन आरक्षण की कुल मांग 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एक पूर्ववर्ती निर्णय में 1963 में ही तय किया जा चुका था। ओबीसी के लिए जाति एक आधार हो सकती है, एकमात्र आधार नहीं। अतः भारत सरकार को ओबीसी पर तीसरे आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि ओबीसी की पहचान करने के लिए मानक और सिद्धांत तय किए जा सके।